नमस्कार, थिंक 360 पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल सक्तावत और सिविल लाइन्स में आज बात फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूके और यूरोप के अध्यक्ष कुलदीप सिंह शेखावत से। कुलदीप सिंह जी, खालिस्तान आंदोलन को लेकर के वहां पर जो हालात हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए जो भारतीय पक्ष की तरफ से एक फौज तैनात होती है या जो लोग सड़कों पर उतरते हैं उसका नेतृत्व करते हैं। साथ ही वहां पर हिंदी चैनल के जरिए भी भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा होता है उसका जवाब देते हैं। शेखावत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप वैसे मूलतः राजस्थान से हैं, लेकिन ब्रिटेन में आपने मोर्चा संभाल रखा है। भारत विरोधी जो प्रोपेगेंडा है, चाहे वो कश्मीरी मुद्दे पे हो, कश्मीर के मुद्दे पे हो, खालिस्तान के मुद्दे पर हो, उसको काउंटर करने में आपकी बड़ी भूमिका वहां पर मानी जाती है जी। एक बीजेपी के फॉलोअर के तौर पर और एक चैनल के मालिक के तौर पर किस तरह के हालात हैं, किस तरह से लड़ता है? पहली बात तो धन्यवाद, आपने मौका दिया। बात भारत विरोधी गतिविधियों की है, खालिस्तानी हो या कश्मीरी हो या कुछ छोटे मोटे मुद्दे और भी हैं, लेकिन हकीकत में जो मुद्दा है वो ये है कि भारत विरोधी गतिविधियां इंग्लैंड में होती हैं। कारण जो भी रहे, पर सिचुएशन इस तरह से क्रिएटेड है वहां पर कि एक तंत्र सा बन गया है और वो तंत्र इस तरह से काम करता है कि जब भी भारत की 15 अगस्त आए, 26 जनवरी आए या कोई और भारत में मुद्दा उठे तो खालिस्तानी वहाँ पर झंडा लेकर, अपना खालिस्तान का झंडा लेकर भारतीय हाई कमीशन के दूतावास के सामने खड़े होते हैं। खड़े होना चलो किसी का भी हक है, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन वॉयलेंट विरोध करना, जैसे इस बार हुआ, झंडे तक उतारने जी, हमारा झंडा उतारने की कोशिश की गई, तो ये जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं हिटिंग बिलो द बेल्ट हो गया। आप विरोध करें, विरोध का एक स्वर होता है, एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है, लेकिन अगर आप देश की प्रभुसत्ता पे और देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ और भारत के झंडे के खिलाफ अगर कुछ इस तरह का कार्यक्रम करेंगे तो निस्संदेह हम लोग तो खड़े होंगे, हमारा काम है, और हमें भारत के प्रति वो ना करने का कोई कारण नहीं बनता कि भारत के लिए आप अगर विरोध, किसी किस्म का विरोध करते हैं तो हम उस व्यक्ति, उस समाज, उस टीम और उन लोगों के विरोध में हम खड़े ही हैं, ये आप मान के चलिए। आप ब्रिटिश नागरिक हैं और लड़ाई लड़ते हैं भारत के मुद्दों पर। जी, मैं भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक हूँ। मेरा मूल जन्मस्थान राजस्थान में हुआ है, मेरी एजुकेशन पूरी हिंदुस्तान में हुई है, व्यवहार से मैं भारतीय हूँ, भले ही मैं आज ब्रिटेन में व्यापार करता हूँ, एक छोटा मोटा टीवी का कार्यक्रम का चलाता हूँ, टीवी चैनल चलाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई हक नहीं है मेरे देश के बारे में बात करने की। जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ की मिट्टी में मैं बड़ा हुआ, हकीकत में बात यह है कि अगर आप हिंदुस्तान विरोधी गतिविधि हिंदुस्तान के बाहर देखते हो तो उसमें जिसको आप बोलते हैं ना कि भारतीयता ज्यादा जागती है, तो वो वहां जाकर और ज्यादा हमें महसूस होता है कि हमारे देश के खिलाफ ये कैसे खड़ा हो गया। अच्छा, इसका एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी है। अमृतपाल का मुद्दा अभी गर्म है, मुद्दा भारत में है, उसको इंग्लैंड में भुनाने की कोशिश हो रही है। ये क्या बात है? इंग्लैंड का उससे क्या लेना देना है? अगर मुद्दा कश्मीर का है तो कश्मीर में बात करिए, पाकिस्तानी कश्मीर में बात करिए, हिंदुस्तानी कश्मीर में बात करिए, लेकिन आप इंग्लैंड में आकर भारतीय दूतावास के सामने खड़े होकर चिल्लाएं और कहें कि ये गलत है, ये गलत, तो कहाँ गलत है भाई? और यहाँ पर क्या ले रहे हो आप लोग? आपको जो करना है, जो लेना है, भारत की सरकार से बात करो, भारत के सिस्टम से बात करो, भारत के लोगों से बात करो, लेकिन इस तरह से ये उद्दंड व्यवहार ठीक नहीं है। मतलब हम सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा मशीनरी का काम है जो कहीं से खड़ी हो गई है भारत के विरोध में, और ये कुछ ऐसे तत्व हैं या ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि देयर हैज टू बी एन एंटी इंडिया एलिमेंट, मतलब किसी भी तरह से भारत को
वर्ल्ड सिचुएशन में, वर्ल्ड सिनारियो में गलत दिखाया जाए कि साहब हिंदुस्तान में सिखों पर बहुत अन्याय हो रहा है। सिखों पर अन्याय भारत में कहाँ हो रहा है? कौन सा सिख भारत का ये बोलता है कि उसको आज भारत के अंदर खालिस्तान चाहिए? मैं एक बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। महाराजा रणजीत सिंह जो कि सिखों के सबसे बड़े रूलर रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट है हमारी उनके लिए, लेकिन उनका जो स्थान था वो लाहौर था, उनकी जो गद्दी थी वो लाहौर थी, और लाहौर से लेके काबुल तक उन्होंने शासन किया, पूरा का पूरा शासन भी किया और उस एरिया को कंट्रोल भी किया, संभाला। आज जब ये खालिस्तानी और ये जो पाकिस्तानी मिलके वहां आते हैं, वो लाहौर की डिमांड क्यों नहीं करते कि हमें खालिस्तान चाहिए लाहौर में? वो पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते कि हमें वहां, वो अफगानिस्तान की बात क्यों नहीं करते? वो सिर्फ बात करते हैं पंजाब की, वो भी हिंदुस्तान में जो छोटा सा पंजाब है उसकी बात करते हैं, और उसी में ही पूरा का पूरा उनका तथ्य सार कहानी जो भी घड़नी है वो वहीं घड़ी जाती है। अमृतपाल का क्या हुआ साहब? अमृतपाल का जो भी कुछ हुआ वो भारतीय कानून करेगा, भारत के का संविधान करेगा, भारत की सरकार करेगी, भारत की पुलिस करेगी, भारत का स्टेट डिपार्टमेंट करेगा। तुम कौन यार? आप कौन है? लेकिन वो मुद्दा गर्म किया जाता है, उसको वहाँ के टैबलॉइड्स, वहाँ की प्रेस, वहाँ की मीडिया उसको उछालती है, और वहाँ जो भी पाकिस्तानी मूल के एमपी हैं या जो खालिस्तानी सो कॉल्ड 2-4 एमपी हैं जो खालिस्तानी सपोर्टर एमपी हैं, वो उसको वहाँ की पार्लियामेंट में उठाएंगे और बहुत हल्ला मचाएंगे कि साहब हिंदुस्तान ने पता नहीं क्या गुनाह कर दिया है। लेकिन सत्य ये है कि न किसी अच्छे सिख को खालिस्तान चाहिए, न किसी अच्छे कश्मीरी को हिंदुस्तान से अलग होना है। जो आज हिंदुस्तान का हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है वो हर हालत में हिंदुस्तान को वापस मिलना चाहिए। ये हिंदुस्तान का हक है, हिंदुस्तान का अपना एरिया है, और आज जबरदस्ती उनके कब्जे में है। आप लोग भी इस मुद्दे को उठवाते हैं वहां पे संसद में? आपके जी। प्रोटेस्ट के वीडियो तो वायरल होते हैं, अक्सर जी। आपके प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पे। हम भी इस तरह के प्रोटेस्ट जब कश्मीर में, मतलब जिसको आप बोलते हो आजाद कश्मीर, पाकिस्तानी उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, जबकि हम occupied बोलते हैं कश्मीर। पीओके। जी। ये फर्क है दोनों में कि हम पीओके बोलते हैं, वो उसको आजाद कश्मीर बोलते हैं। पीओके के मुद्दों पर हम बात उठाते ही हैं, और बहुत अच्छे से उठाते हैं। 2-2 दिन वहाँ लाइट नहीं होती है, रोडें टूटी पड़ी हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ सामान नहीं है, घी तेल आटा तक आज मौजूद नहीं है। और अभी अभी आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी ने 5,000 टन एक शिप में डालकर अलग से एक कंसाइनमेंट गिलगित बल्तिस्तान के लिए भेजा है। दुख इस बात का है कि आज तक वो कंसाइनमेंट वहां नहीं पहुंचा, और पाकिस्तान की सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही। अच्छा, गिलगित बल्चिस्तान जो है वो खुद भी अलग होने की बात करता है? गिलगित चाहते हैं कि बल्तिस्तान, अलग? हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर के साथ लगा हुआ हिस्सा है, पीओके के साथ लगा हुआ हिस्सा है, और इस तरफ वो लद्दाख के साथ लगा हुआ हिस्सा है, और वो आज भी चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे। इनके जो एक्टिविस्ट अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड में हैं, उनमें से 80% एक्टिविस्ट अब अच्छी तरह मान गए हैं कि भाई मोदी जी से बेटर कोई रूलर नहीं है, हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाना चाहिए। छुट भैये कोई लगे रहते हैं छोटे मोटे अपनी दुकानें चलाने में, उनका ठीक है, उनका अपना मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान के अगर मैं हालात की चर्चा करूं तो जो हमें पता है हमारे वहाँ पर जो मुद्दे उठते हैं उसमें बलूचिस्तान का अलग मुद्दा उठता है, सिंध का अलग मुद्दा उठता है, पीओके का अलग मुद्दा उठता है, गिलगित बल्तिस्तान का अलग मुद्दा उठता है। यानी ये 4 तो अलग होना ही चाहते हैं पाकिस्तान से। तो फिर पाकिस्तान बचेगा क्या? पंजाब का वही हिस्सा बचेगा। अगर उतना सा ही पाकिस्तान रहने वाला है जैसा कि माहौल हो रहा है, तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि उनकी भलाई किस में है, और वहां की जनता को सोचना चाहिए कि उनकी भलाई किस में है। अब आज के इस हालात में वो अगर कोशिश भी करें कि हिंदुस्तान में इस तरह के खालिस्तानियों को सपोर्ट देकर, उनको कुछ पैसे पहुंचाकर, या चाइना से सपोर्ट लेकर कुछ दान दक्षिणा वहां पहुंचाकर, वो जो करते हैं वो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। जो भी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और गलती है।
आपको लगता है कि वहां पे जो अंदरूनी हालात हैं उसे ध्यान बटाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलवाया जाता है? मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। आपको याद होगा कि मुजीबर रहमान साहब ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। जी अब हकीकत में जो कहानी उस समय रखी गई या रची गई वो ये थी कि बहुत सारे बंगालियों के साथ बहुत सारा अन्याय हुआ। अब लंबी कहानी बहुत हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में इतना बताता हूँ कि उस वक्त भारत ने उनकी मदद के लिए मुक्ति वाहिनी नाम से कुछ लोग भेजे। अब उसको वो इंसर्जेंसी बोलते थे। वो हुआ और उनकी आर्मी को जो भी यंग थे उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी दी, और अल्टीमेटली जब माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो एक वॉर शुरू हो गई और बांग्लादेश क्रिएट हो गया। पाकिस्तान में एक बॉडी है आईएसआई, वो आर्मी का हिस्सा होते हैं। आईएसआई ने वो ट्रेनिंग ले ली कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश कैसे बनाया। उन्होंने वो ट्रेनिंग लेके उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है कश्मीर और पंजाब में। ये इतनी ही कहानी है। उन्होंने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने कुछ नया सोचा नहीं, उनके दिमाग में कुछ आया नहीं। उन्होंने ये सोचा कि अरे हिंदुस्तान इस तरह से लोगों को इंसर्जेंट ट्रेन करके भेज सकता है और एक देश खड़ा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। वही उन्होंने कश्मीर में कोशिश की है, वही उन्होंने पंजाब में कोशिश की है। दोनों जगह वो स्ट्रेटजी उनकी फेल हो गई है। इनफैक्ट उनको ये समझ में नहीं आया कि इंडियन स्टेट पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। वो वहाँ का सिस्टम, वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ के सिक्योरिटी सेटअप, वहाँ की सरकार, देखिए ये सारा काम सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। और सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो वो अपनी आर्मी को, अपने डिफेंसेस को, अपनी सेमी क्या बोलते हैं उसको, आर्म्ड फोर्सेस को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस तरह से एक्टिवेट कर देती हैं कि भाई पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। वो हुआ और हिंदुस्तान में उनकी ये पूरी एक्टिविटी बर्बाद हो गई। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने कहाँ कहाँ से लिए होंगे, क्या क्या किए होंगे, कितने लोग मरे हैं। आज अगर आप हमें पूरा एनालिसिस करें और सिर्फ कश्मीर का एनालिसिस करें तो आई थिंक कम से कम 6 से 8 हजार बच्चे पाकिस्तानी मारे गए, जिनको ये भी नहीं पता कि वो हिंदुस्तान में क्या करने आए थे और वो क्यों आए थे। और कई लोग तो आने के साथ आए उस दिन ही मर गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ गए, गोलियां चली। गोलियों में तो वही होता, गोली थोड़ी देखती है किसको लग रही है। हमें भी नुकसान हुआ, हमारे भी फोर्सेस के लोग गए। एंड ऑफ द डे अब हालात ऐसे हो गए, पाकिस्तान उस इंसर्जेंसी को पैदा करने के चक्कर में ये भूल गया कि हम भी एक देश हैं, हमारी भी जनता है, हमारे पास भी लोग हैं, उनको भी भोजन चाहिए, हमारे देश को भी तरक्की करनी चाहिए, हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए। और आज उन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी है कि उनके पास, मतलब रोज आप वीडियो देख सकते हैं जहां लोग रो रहे हैं कि भाई आटा नहीं मिल रहा। अब जिस देश के हालात ऐसे हो गए हों, वो क्यों हो गए, इसका असली कारण फोकस जो जो वहाँ के सो कॉल्ड रूलर्स थे या जो वहाँ के पॉलिटिशियन थे या वहाँ आर्मी थी, उनका फोकस देश पे था ही नहीं। उन्होंने एक ही फोकस रखा था कि बस आप अगर वीडियो देखते होंगे तो बोले हम हिंदुस्तान को देख लेंगे। अगर आप ऐसी मेंटेलिटी लेके चलोगे, उनको जर्मनी से सीखना चाहिए था, उनको यूरोप से सीखना चाहिए था, उनको और बहुत सारे देश हैं जहाँ इस तरह के किस्से हो, उनसे सीखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पूरा नेगेटिव रवैया रखा और उस वजह से वो पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो गया। एक मैं आपको फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष के नाते ये सवाल नहीं है मेरा, एक मीडिया एंटरप्रेन्योर के हिसाब से है, क्योंकि आप चैनल चलाते हैं वहाँ पे। इंग्लैंड में आपका चैनल है, अमेरिका में स्वागत आपका चैनल है हिंदी के, और हिंदी का झंडा आप बुलंद कर रहे हैं सब जगह। जी, मेरा सवाल ये है कि मोदी जी को लेकर के, जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के जो परसेप्शन है यहाँ पे, कैसा विदेशों में बड़ी साख बढ़ाई उन्होंने भारत की, कितना सही है? इसमें कोई शक है? आई थिंक हर भारतीय को इस चीज़ का गर्व है कि हमारा प्रधानमंत्री मोदी है। मैं एक वक्त जानता था कि ट्रम्प साहब को एक बार पूछा गया, बहुत पहले की बात है, कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो उन्होंने बोला बॉम्बे।
इस तरह का ज्ञान भारत का हुआ करता था, क्योंकि वो बॉम्बे किसी को जानते होंगे, तो उनको मतलब प्रेसिडेंट ट्रंप को तक नहीं पता था कि भारत क्या है और भारत की राजधानी कहाँ है। उस परसेप्शन से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज जो पहचान बनाई, आप कहीं वर्ल्ड में चले जाइए, कहीं, मैं बोलता हूँ किसी भी देश में, मैं काफ़ी देश घूमा हूँ, तो हमें ये बोला जाता है आप भारतीय हैं, आर यू एन इंडियन, यस, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो जरूर आ ही जाएगा वहाँ पर। तो इस तरह का परसेप्शन क्रिएट जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया और वर्ल्ड को एक इंडिया की इमेज क्रिएट करके दी, कोई बहुत छोटा अचीवमेंट नहीं है साहब। क्या बहुत क्या बड़ा अचीवमेंट मानते हैं उन्होंने? डायस्पोरा क्रिएट किया अलग अलग कंट्रीज में इंडियंस का, या एक इमेज तीन बिल्डिंग की? तीन चीज हुई। उन्होंने हिंदुस्तानियों को एक पहचान दी, जो डायस्पोरा पूरा भारत के बाहर था, उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। वी यूज टू बी ट्रीटेड एज थर्ड ग्रेड सिटीजन्स, और हमें कोई बहुत बड़ा रिस्पेक्ट नहीं मिलता था आज से पहले। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने, और जिस तरह से उन्होंने बहुत जगह दौरे कर करके और हिंदुस्तान की इमेज क्रिएट की, और वहाँ के वर्ल्ड लीडर से मिले, और अपनी बात जिस ढंग से उन्होंने रखी, हिंदुस्तान का पक्ष रखा। और एक बहुत बड़ी बात वो बोलते हैं, अपनी हर सभा में बोलते हैं कि मैं 1.3 बिलियन भारतीयों को रिप्रेजेंट करता हूँ। ये बहुत बड़ा नंबर है। आप वर्ल्ड में किसी को बोले 1.3 मिलियन पीपल, तो करीब करीब वर्ल्ड की पॉपुलेशन का एक पर्टिकुलर हिस्सा है ये। तो लोगों को गौर करने पे मजबूर होना पड़ा कि भाई बात यह है कि यार इस आदमी में दम है और इसके देश में दम है। इतने सारे लोग जो भारतीय हैं बाहर हैं, और छोटे मोटे भारतीय नहीं है। इंग्लैंड में तो आज वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट भारतीय है। इंग्लैंड का सबसे बड़ा रिच आदमी भारतीय है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में 8-10 भारतीय हैं। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की है। तो वो जो परसेप्शन था इंडियंस के, डर्टी इंडियंस, डॉग्स एंड इंडियंस, मुझे याद है मैं 1995 में इंग्लैंड में मैनचेस्टर गया था किसी काम से, और वहाँ एक खान साहब थे जो रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस चलाते थे, और जहाँ वो बैठते थे ना, जैसे ये उनकी चेयर है और यहाँ बैठे हैं, चेयर के पीछे उन्होंने यहाँ लिख रखा था, इंडियंस एंड पाकिस्तानी इज नॉट वेलकम। और खुद इंडियन थे, मुस्लिम थे, नवसारी के रहने वाले गुजराती मुस्लिम थे, बोरी मुस्लिम होते हैं जो, और उन्होंने यहाँ पीछे बोर्ड लगा रखा था, इंडियंस एंड पाकिस्तानी इज नॉट वेलकम। 95 का वो वक्त मैं भूलता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उनसे पूछना पड़ा कि बात क्या है। बोले सिर्फ चोरी, बदमाशी और कोई भी डील में कुछ ना कुछ गड़बड़ करना ही भारतीयों का काम है और पाकिस्तानियों का काम है। ये इमेज थी हमारी। वहाँ से आज की इमेज, आज टेक्नोक्रेट इंडियन, अमेरिका की कम से कम 12 या 13 बड़ी कंपनियों के सीईओ इंडियन, वर्ल्ड की मतलब गूगल ले लीजिए, जो भी ले लीजिए आप, मैं तो बहुत सारी कंपनियों के नाम गिना भी सकता हूँ, और आप सब जानते हैं, सब भारतीय हैं। लेकिन टेक्नोक्रेट वाले में तो ये बात आती है कि राजीव गांधी ने ये सपना देखा जी कंप्यूटर युग में ले जाने का, जी। और उस वक्त जो एक डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ आईटी सेक्टर में, उसका नतीजा है। मैं ये मानता हूँ कि राजीव गांधी जी ने एक अच्छा स्टेप लिया कि भाई हिंदुस्तान में कंप्यूटर आना चाहिए। और मुझे आज भी याद है कि राजीव गांधी जी ने पहला कंप्यूटर जब वो इंपोर्ट करके लाए थे, 85,000 रुपये ड्यूटी भी भरी थी कस्टम्स में, ऐसे नहीं लाए हो। लेकिन अकेले राजीव गांधी अगर कुछ कर पाते, या राजीव गांधी का उतना, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका योगदान नहीं था, लेकिन मैं ये कहूँगा कि राजीव गांधी एक स्टेप चढ़े, लेकिन जो सीढ़ी बनी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के टाइम बनी। और उसके पहले जो बहुत सारे इंडियंस बाहर चले गए थे, बाहर थे। आज अमेरिका में जो डॉक्टर लॉबी है, 60% डॉक्टर बिहार से हैं। राजस्थान जहाँ अपन बैठे हैं, यहाँ के बहुत सारे डॉक्टर्स अमेरिका में हैं। लेकिन उनकी पहचान कुछ नहीं थी, वो वहीं वहीं रहते थे, और वो
2-4 साल में इंडिया आ जाते थे एक बार और बोलते थे उनको एक अपना मंच पे लाए मोदी। हाँ, मोदी जी ने उनको सबको जोड़ा, न्यूयॉर्क में प्रोग्राम किया, अटलांटा में प्रोग्राम किया, वहाँ जाके कैलिफोर्निया में प्रोग्राम किया, यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स में जाके प्रोग्राम किया और सब जगह दिखाया कि हम हैं, एक इंडियन जो है वो खड़ा है और वो आपके लिए कुछ कर रहा है। तो वो जो प्रेजेंस हमारे यहाँ फैमिली में बहुत बड़ा इवेंट हुआ, जी। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इवेंट हिंदुस्तान के बाहर वही था। 65,000 लोग, मतलब वहां के प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ा कि साहब आज के पहले मैंने किसी नेता के लिए इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे। एक वोट बैंक भी वहां के नेताओं को दिखा दिया। हाँ, वोट बैंक भी दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि भारतीय खड़ा रह सकता है। आप अगर भारतीय को मौका देंगे तो वो खड़ा होके दिखाएगा और करके दिखाएगा। दूसरा एक बड़ी बात है जो बहुत सारे लोगों ने इसको समझा नहीं। मोदी जी बिफोर बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, बिफोर बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, उन्होंने दुनिया घूमी थी। वो इंग्लैंड भी बहुत बार गए, अमेरिका भी बहुत बार गए, एज ए संघ के कार्यकर्ता के रूप में वो सब जगह गए, घूमे काफी। तो उनको एक परसेप्शन था कि वर्ल्ड के डायस्पोरा को जोड़ना है। उन्होंने उसका फायदा उठाया, उनके दिमाग में वो परसेप्शन था। और एक गुजराती वैसे एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं, गुजराती डायस्पोरा वर्ल्ड में बहुत था, उन्होंने पहले उस डायस्पोरा को जोड़ लिया। तो वर्ल्ड वाइड जुड़ने से फिर एक टीम खड़ी हो गई। लेकिन विपक्ष के लोग तो ये कहते हैं कि मार्केट इंडिया बड़ा है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाह होती है। जी इवेंट मैनेजमेंट मोदी जी का बड़ा है। नहीं, मैं इसको इवेंट मैनेजमेंट नहीं कहता, वो गलत परसेप्शन है। मतलब अपोजिशन को तो कुछ बोलना है वो बोलेंगे। मोदी जी जो करते हैं वो इवेंट मैनेजमेंट नहीं करते, वो देश के लिए खड़े होते हैं। मोदी जी को इवेंट क्यों करना है? प्राइम मिनिस्टर वो हैं, सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, देश की इकोनॉमी को आगे ले गए, देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, देश में आज बहुत सारा काम ऐसा हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। सड़कें ले लें, रोडें ले लें, पावर ले लें, प्रोडक्शन ले लें, हर फील्ड में हिंदुस्तान बड़ी स्पीड में आगे बढ़ रहा है। हमने रेल तक एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी, कभी की थी? नहीं की थी। तो मोदी जी को वो इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत कहाँ है? उनका काम बोलता है। मोदी जी ने इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ डायस्पोरा को अपने साथ खड़ा किया, जोड़ा और उनको बोला कि आप सिर झुका के बात नहीं करेंगे, आंख से आंख मिला के बात करेंगे। ये मोदी जी ने सिखाया है। हिंदुस्तान के हर भारतीय को जो विदेश में रहता है वो आज ये जानता है कि हम आंख से आंख मिला के बात कर सकते हैं, हमें झुकने की जरूरत नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। एक कॉन्फिडेंस दिया। ये कॉन्फिडेंस दिया। खालिस्तान वाले मुद्दे पे वापस लौटते हैं। खालिस्तान आंदोलन बहुत लंबे वक्त तक चला। मिसेस गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी उसी वजह से, उसको रोकने की वजह से। उसके बाद चंद्रशेखर की सरकार आई जी, वीपी सिंह की सरकार बनी। राजीव गांधी के बाद में वीपी सिंह और चंद्रशेखर बने। चंद्रशेखर की सरकार के वक्त भी आपकी बड़ी भूमिका रही इस मूवमेंट को न्यूट्रलाइज करने में। साहब मैं अध्यक्ष जी बोलता था उनको और अध्यक्ष जी के काफ़ी नज़दीक था। बहुत सारी बातें मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो बता सकता हूँ वो मैं ज़रूर बताऊँगा। उस वक्त पंजाब के हालात ठीक नहीं थे, पर अध्यक्ष जी का एक था कि वेरी फोकस्ड पर्सन, ही न्यू व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नीड्स टू बी अचीव्ड। उनको एक बहुत अच्छी समझ थी कि काम किस तरह से लिया जाता है। आई थिंक वो उन्होंने मिसेस गांधी से ही सीखा था, लेकिन उनको समझ थी। तो इशारे में वो कितना काम करवा लेते थे वो बहुत लोगों को आज भी नहीं आता। और उस वजह से उन्होंने पंजाब का छोटा मोटा काम मुझे दिया था और मैं करता रहा, आज भी कर रहा हूँ। और खालिस्तान मूवमेंट पे तो तब से मैं एक्टिव था और आज भी एक्टिव हूँ उसमें। तो ये कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? ब्रिटेन में चैनल चलाते हैं हिंदी के, एक चैनल, 3 चैनल आपके अमेरिका में है, और उसके बीच में ये सारी चीजें मैनेज करना। अगर आपका राष्ट्र के लिए कुछ काम करने का मन है तो करना चाहिए। अगर मनी नहीं है तो आप बिल्कुल खाली बैठे हैं तब भी नहीं करेंगे। और भारत विरोधी गतिविधियां कहीं भी हो रही हो और हमें अच्छा नहीं लगता। वो शायद राजस्थान के लोगों के खून में ही होता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण होता ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि पहली चीज, ये जो यूथ है जो भारत के विरोध में है, ये गलत है। दूसरा,
ये विरोध में किस वजह से है, उनको किसने भड़काया या किसने गलत सलाह दी, और तीसरा जो बड़ा कारण है, इस मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आता है। कोई भी मूवमेंट ऐसे नहीं चल सकता। आपको एक झंडा भी बनाना तो उसके भी 10-20 पाउंड लगेंगे, तो आप सैकड़ों झंडे लेके कहाँ से आ जाते हो आप। हम देखते हैं वहां पर बसें आती है, एक बस में 50 लोग बैठे होते हैं, उनका खाने पीने का इंतजाम भी रेडी होता है, उनको खाने का पैकेट हाथ में दिया जाता है, उसके बाद वो मोर्चे पे निकलते हैं। तो वो कोई ना कोई तो इंतजाम करता है। हमें ये कहा गया कि गुरुद्वारे करते हैं, हमने गुरुद्वारों से बात करना शुरू कर दिया। 80% गुरुद्वारों ने हाथ जोड़ दिया, बोला हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। 20% हैं जो बोल सकते हो आपकी खालिस्तानी कंट्रोल के इस गुरुद्वारे तरह के एलिमेंट हर सोसाइटी में वो होते हर हैं। सोसाइटी में है। लेकिन बिहाइंड द सीन जब हमको पता लगा, तो पता लगा कि भाई पाकिस्तान एम्बेसी भी ये काम करवा रही है, उनसे मिलती है, उनसे बात करती है और उनको सपोर्ट करती है, ये स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान को लेकर के भी आपकी ओपिनियन बड़ी मैटर करती है, वहां पे एम्बेसीज में है। अफगानिस्तान का जो इशू है वो, जब आपको पता होगा जब अफगानिस्तान में वापस से तालिबानी सरकार आई, तो पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त एक तरह से ढोल नगाड़े बजे के साथ अब तो अफगानिस्तान हमारा हो गया, और भारत ने वहाँ पर इतना बिलियंस का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी पार्लियामेंट बना के दी, एक डैम बना के दिया, पावर स्टेशन बना के दिया, सब बर्बाद हो गया, पूरी इनकी डिप्लोमेसी खत्म मतलब हो पाकिस्तान को लग रहा था कि इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो गई। गया। नहीं, उसका एक कारण था ना, जी। हिंदुस्तान तजाकिस्तान के आसपास एक एयरबेस चलाता है, जी। हिंदुस्तान का एयरबेस है, जी। और जहां तक मुझे पता है उस टाइम ऐसी बातें और चल रही थी कि एक आधा एयरबेस और खड़ा होगा, विच इज, मतलब आप सोच सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए तकलीफ की बात है कि हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान ने एक एयरबेस खड़ा कर लिया, और पाकिस्तान पे अगर अटैक होगा तो दो साइड से होगा। तो पाकिस्तान चाहता था कि वो सारा जो कंट्रोल हटे और हम अफगानिस्तान पे हमारा राज चलाएं। तो हमारे पास दो चीज़ें होंगी, एक तो अफीम और एक फ्री वर्ल्ड जहाँ पर अमेरिकन आर्मामेंट पड़ा है दुनिया भर का, उसका यूज़ मिसयूज़ कश्मीर के लिए करेंगे, और ये जो बेवकूफ़ लोग हैं अफगानी, इनको हम कश्मीर भेजेंगे। ये उनका खास प्रॉपर मुद्दा था। ये आशंका जताई भी जा रही थी कि तालिबान जो है वो कश्मीर की कश्मीर तरफ आएगा, और एक दो स्टेटमेंट उनके नेताओं के आए भी। सिचुएशन बदल दी गई। आज अफगानिस्तान वापस भारत से ट्रेड भी चाहता है, अभी एयरलाइन वापस शुरू हो रही है। अफगानिस्तान का सबसे क्लोज फ्रेंड अगर आसपास के देशों में है तो भारत ही है। अफगानिस्तान की सरकार को जहां मदद चाहिए, अभी कोविड के टाइम हिंदुस्तान ने टीके भेजे उनको, और कहीं से नहीं आए। अभी उनके लिए वाया पाकिस्तान भी कंसाइनमेंट गया था 5,000 टन गेहूं का, और भी मटेरियल जाता है। अभी उन्होंने उस पोर्ट को यूज करने से, उस रूट को यूज करने से मना कर दिया। पाकिस्तान ने बोला हमारे यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो चाबहार पोर्ट यूज हुआ है, जो ईरान का पोर्ट यूज हुआ है, और अगेन उनको मटेरियल, खाना और बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत कुछ अफगानिस्तान जा रहा है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बिल्कुल परफेक्ट रिलेशंस हैं। हम रिकॉग्नाइज नहीं करते तालिबान सरकार को, लेकिन काम करते हैं उनके साथ, क्योंकि वो हमारे हक में है और हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है। जी। अच्छा, आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे आपका जो एक बैकग्राउंड है, फादर आपके एयरफोर्स में थे, मामा आपके 1971 के वार में थे, जी। तो क्या वो चीजें भी आपको इंस्पायर करती है ये सब कुछ करने के लिए? फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं पहला आदमी हूँ मेरे परिवार का जो सिविल में हूँ। इसके पहले राजस्थान में, आप जानते ही हैं, आप राजस्थान से ही हैं, कि यहाँ पर दो ही चीज़ें हुआ करती थी कि बंदा बड़ा होगा तो या तो फौज में जाएगा या पुलिस में जाएगा, और इसी तरह के माहौल में हम भी पले बड़े हुए। कोई कारण से हम विदेश पहुंच गए, लेकिन जो घर में माहौल देखा वही सीखेंगे। तो देश के प्रति समर्पण तब भी था, आज भी है, रहेगा भी। अच्छा, आपकी जो स्कूली एजुकेशन है शुरुआती, जी। वो आपके गांव सीकर जिले के पृथ्वीपुरा में हुई। जी।
उसके बाद आपके फादर एयरफोर्स में थे, तो अलग अलग जगह पढ़े, और आपने अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपने जोधपुर से की। जी। फिर जर्मनी जाना कैसे हुआ अचानक? ये बात 1995 की 4 की है। जी। उस टाइम वर्ल्ड में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल शुरू हुआ था जी। कि जिसको आज आप व्हाट्सएप बोलते हैं, व्हाट्सएप कॉल बोलते हैं, ये वीओआईपी का एक रूप है। और हमारे कुछ दोस्त थे जो यूरोप में रहते थे, स्पेशली इंग्लैंड में रहते थे, जर्मनी में रहते थे। तो जब उनसे बात करते थे तो 1 मिनट के कॉल के पैसे लगते थे 150 रुपये। जी। तो चुपता था बड़ा कि यार बड़े पैसे लग गए, 5 मिनट बात की, 1000 रुपये का बिल खड़ा हो गया है। तो पढ़ते पढ़ते पता लगा कि एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल नाम की चीज़ भी कोई एक एजुकेशन में है, जी। और उसके थ्रू आप या तो फ्री में बात कर लो, या अगर उसको कमर्शियली लॉन्च करोगे तो सस्ते में बात हो जाएगी, पर आना तो चाहिए कि ये कैसे होता है। जी। तो मैं वो सीखने के लिए 1 साल बर्लिन रहा, जी। और मैंने पूरा इस पर डिप्लोमा किया। वहाँ से एक सर्वर लेके मैं इंडिया आया। जी। महीने भर में ही बीएसएनएल ने मुझे बैन कर दिया कि आप नहीं चला सकते ये सब यहाँ पे, क्योंकि हमारी रेवेन्यू जाती है। उसके बाद बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ। हमको लगा ये वीओआईपी में तो कुछ कर नहीं सकते। जी। उसी पीरियड में वॉर शुरू हुई, इराक वॉर, जी। उससे थोड़ा आगे पीछे, और पहली बार हिंदुस्तान की जनता ने सैटेलाइट से वॉर देखी। सीएनएन ने वो वॉर दिखाई, जी। उनके कैमरे वहाँ पहुंचे इराक में, और सॉर्ट ऑफ लाइव वॉर लोगों ने देखी। जब वो लाइव वॉर चली तो एक इंटरेस्ट हमें भी जगा कि हमें कुछ करना चाहिए। मैं इंग्लैंड गया और मैंने पूछा कि भाई इसमें क्या हो सकता है। जी। तो उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी का नाम लिया कि भाई इनके पास आप चले जाओ, डैलस। तो मैं न्यूयॉर्क से डैलस चला गया, उनसे मिला। तो उन्होंने बोला जी देखो, अभी एक टेक्नोलॉजी है कि हम इतने छोटे से एंटीना से एक सिस्टम बना देंगे, और उसमें हम 50 चैनल का इनपुट डाल देंगे। तो जैसे आप टीवी चैनल चलाते हैं, आज केबल वाले चलाते हैं, उस वक्त वो पहला वायरलेस सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था अमेरिका में, और उसका नाम था MMDS। तो हमने भारत सरकार से परमिशन मांग ली कि हमें MMDS चलाने दिया जाए। भारत सरकार ने मुझे एक टेम्पररी 6 महीने का लाइसेंस इशू कर दिया कि ये आप बॉम्बे, वॉर पीरियड में, हाँ, बॉम्बे में आप ये सेटअप डालिए और आप ये 50 चैनल 1 बाय 1 करके लॉन्च कर दीजिए पूरे बॉम्बे शहर में। और उसका बेल्ट का जो बोलते हैं कि रेडियस था, वो करीब 50 किलोमीटर का था। तो अगर वो परमिशन मुझे मिली थी, नरसिम्हा राव की सरकार आ गई थी, चंद्रशेखर सरकार जा चुकी थी, और राजीव गांधी भी जा चुके थे दुनिया से। नरसिम्हा राव ने मुझे पर्सनली बोला था कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम करो ये। सुखराम जी मंत्री थे, सुखराम जी ने बोला यस बिल्कुल, गो अहेड करो। अचानक मुझे एक टेलीग्राम भेजा गया बॉम्बे ऑफिस में कि हमने कस्टम्स को नोटिफाई किया है कि अगर ऐसा कोई इक्विपमेंट आया हिंदुस्तान में तो उसको सीज किया जाए, और ये लाइसेंस हम विड्रॉ करते हैं। मुझे कोई कारण नहीं बताया गया। अगर वो MMDS टेक्नोलॉजी भारत में उस टाइम अलाउ कर दी जाती, कांग्रेस की यही विडंबना रही है कि उन्होंने बहुत कुछ हिंदुस्तान में जो हो सकता था वो नहीं होने दिया। तो ये जितना केबल का जाल हिंदुस्तान में आप जगह जगह देखते हो, नहीं होता। एक सिंपल एंटीना लग जाता, और आपके घर में एक इतना सा एंटीना लग जाता, और सारे चैनल आपको आ जाते। पूरी एयरवेज बिल्कुल फ्री होती, जो आज है जो आज पूरा का पूरा डिजिटल में जो अब हुआ DTH में। उस टाइम फिर केबल लगे और दुनिया भर के झगड़े होते थे। मतलब मुझे तो याद है बॉम्बे जैसे शहर में मर्डर हो गए कि तूने मेरे कनेक्शन छीन लिए, उसने उसके कनेक्शन ले लिए। ये सब बहुत सारी बातें हुई, और वो कांग्रेस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और वो अगर उस पॉलिसी पे ध्यान देते तो शायद मीडिया हिंदुस्तान का और एडवांस पड़ा होता, और अपना फुटप्रिंट बाहर उतना जा नहीं पाया। हम कन्फाइंड रह गए विद इन इंडिया। आज आपके पास इंटरनेशनल लेवल का कोई चैनल ही नहीं है।
जिसको आप कह सकते हो कि ये CNN के मुकाबले में है या ये BBC के मुकाबले में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो गवर्नमेंट उस टाइम आई कांग्रेस की थी, ऑब्वियसली उनके पास ऐसा विजन ही नहीं था और इस तरह की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं था। और अगर हमारे जैसे किसी आदमी ने सोच के वो टेक्नोलॉजी वहां लाने की कोशिश की तो उनको डिस्करेज कर दिया, बोले तुम कौन भाई, खामखा, कहाँ से आए। उसके कई कारण थे, मतलब किसी पे एलिगेशन लगाना बहुत अच्छी बात नहीं होती और अब तो वक्त चला गया। बट मेरा मानना यह है कि विजन अगर उस टाइम होता तो हम और एडवांस हो। और बहुत एडवांस्ड होते। तो मुंबई का जो केबल नेटवर्क है उससे आपका जुड़ाव उसके उस टेक्नोलॉजी के जरिए हुआ। जी, वही एक वक्त था जब हमें भी शौक चढ़ा कि भाई राजनीति अपनी जगह, देश प्रेम अपनी जगह, खुद के लिए कुछ करें। एक नई टेक्नोलॉजी से अच्छा लगा हमको तो हमने एक मुंबई में केबल नेटवर्क शुरू किया। और शुरू करते ही वो बोलते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। हमारी टेक्नोलॉजी बर्बाद कर दी गई, स्ट्रेट अवे हमको मना कर दिया गया कि आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर वो पूरे हिंदुस्तान में वो जाल केबलों का बना और करीब साल भर में फिर मैंने हिंदुस्तान छोड़ दिया। मैंने कहा कि इस देश में वही करप्शन रहेगा, वही सिस्टम रहेगा, आप कितनी बदलने की कोशिश करो नहीं बदलने देंगे, वेस्टेड इंटरेस्ट अपना काम करेंगे। और मतलब एक मन में हताशा थी। हाँ, मुझे बुरा लगा, मैं आपको सच कह सकता हूँ, मुझे बुरा लगा कि और कई किस्से उस टाइम बॉम्बे में हुए जो। अच्छा, एक कॉल सेंटर भी आपने शुरू किया था, कहते हैं कि वो पहला कॉल सेंटर था पुणे में। हाँ जी, वो फिर ऑफिशियल एक कॉल सेंटर मैंने पूना में शुरू किया था। मैं ये नहीं बता सकता कि वो कहाँ चला और क्यों चला, लेकिन इट वॉज अ वेरी वेल स्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर रफली 6-7 ईयर्स। 7 साल मैंने रखा अपने पास। और बाद में जब बहुत बड़े बड़े लोग इस फील्ड में आ गए, जिसमें हमारे अभी जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है उनके फादर इन लॉ वो भी उस फील्ड में आ गए, तो फिर हमने कहा भाई अब हम बहुत छोटे हो गए। और उस टाइम हमें वो सीड मनी या जिसको बोलते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इतने स्टार्टअप के लिए पैसे रख दिए, हमें तो उस टाइम कोई चवन्नी देने वाला नहीं था। अच्छा, बैलेंस शीट लेके जाते थे तो बैंक बोलते थे कि भाई इतना ही देंगे। लोन भी मुश्किल से बहुत मुश्किल था, बहुत बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम। इकॉनमी सुधर रही थी लेकिन जिस तरह का पुश इंडस्ट्री को या सो कॉल्ड एक कल्चर ही नहीं था हिंदुस्तान में कि आप किसी यंगस्टर को खड़ा होने दो या उसको कुछ करने दो, तो फिर हमको छोड़ना पड़ा। मैं छोड़ के फिर कॉल सेंटर वाला आइडिया कैसे है? वही वो VIP की वजह से वो मुझे आया कि भाई लीगली कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले परमिशन हमको मिली थी कि भाई आप मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन के लिए बात कर सकते हो, यू आर अलाउड। और वही सोच के हमने फिर पूरा इक्विपमेंट इंपोर्ट किया, जो भी किया, पूरा सेटअप डाला। फिर तब तक लोग हिंदुस्तान आने लग गए कि ये सस्ता पड़ता है, बजाय कि अच्छा इसमें हिंदुस्तान की जो इंग्लिश स्पीकिंग कैपेसिटी है ना, दैट वर्क्स अ लॉट। आप अमेरिकन मार्केट को, ब्रिटिश मार्केट को, या से फॉर एग्जांपल सर्टेन कंट्रीज इन यूरोप या गल्फ जो आज हमारे काफ़ी कंट्रोल में है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द लिटरेसी लैंग्वेज इशू कि हिंदुस्तानी आदमी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है और ज़रूरत पड़ने पे वो लैंग्वेज सीखने में माहिर है। वो बिल्कुल कोई भी भाषा सिखा दो सीख लेगा और उस भाषा में वो बात कर लेगा। वो चीज़, उस चीज़ में चाइना आज भी मार खाता है। चाइना वर्ल्ड में बात सारी करता है लेकिन वो आज हमसे इसीलिए मार खाता है कि हिंदुस्तानी आदमी जिस फ्लुएंसी से इंग्लिश में बात कर लेता है, जिस फ्लुएंसी से अपने आप को उनके सिस्टम में अडेप्ट कर लेता है, वो नहीं कर पा रहे वहाँ। इसीलिए हिंदुस्तानी बाहर ज़्यादा सक्सेसफुल है क्योंकि वी आर नॉट ओनली कैपेबल, वी आर ऑल्सो मल्टी कल्चरल। हम उनके कल्चर में इतने अच्छे से मिल जाते हैं कि ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे को तो कोई तकलीफ ही नहीं थी यहाँ आने में। और लोकली दे एक्सेप्ट अस, तो काफ़ी ठीक माहौल हो गया बिकॉज ऑफ दोज काइंड थिंग्स। और वो उसमें कॉल सेंटर्स का बहुत बड़ा रोल है, मेरे अकेले के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ग्रोथ में कॉल सेंटर का बहुत बड़ा मतलब सहयोग आज है। या रोजगार सृजन का बड़ा मत है। जी,
एक वक्त था कि डॉलर नीचे आ गया कोई कारण से, और उस टाइम कॉल सेंटर का सेटलमेंट डॉलर में होता था, जी। और मेरे ख्याल में 9-10 रुपए नीचे आ गया। मनमोहन सिंह जी को इंटरवीन करके कॉल सेंटर्स की पेमेंट बढ़ा के 45 के रेट पे करवाया उन्होंने। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉस बियर किया, जी। और कॉल सेंटर्स को जो पेमेंट गए वो पूरे के पूरे गए, ताकि उनका सेटअप चलता ताकि रहे। ये बना रहे, मार्केट हाँ, बना मार्केट वैल्यू चलती रहे, नहीं तो सैलरीज में इशू खड़े हो जाते हैं ना। अब आप तो आज रुपए में सेटलमेंट की बात कर रहे हो, और हो रहा है, 18 कंट्रीज ने एग्री किया है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, वी वर डिपेंडेंट, और हमारे पास बहुत बड़ा रिजर्व भी नहीं था हिंदुस्तान में। जी। तो बहुत कुछ हुआ, अच्छा रहा, लेकिन ये ग्रोथ जिस स्पीड में अब आई है पहले नहीं थी। अच्छा, उसके बाद कुलदीप सिंह शेखावत वापस यूरोप लौटते हैं और कई म्यूजिक राइट्स के बाद साथ जाते हैं। मैं फिर लंदन सेटल हो गए, जी। डिसाइड किया। उसमें एक बड़ा इशू था कि जब मैंने चंद्रशेखर सरकार के जाने के बाद थोड़ा सा मन बना लिया, क्योंकि जब ये केबल के इशू वगैरह हुए सब, तो मैंने मन बना लिया कि राजनीतिक माहौल मेरे लिए सही नहीं है, जी। ये किसी के सगे नहीं और कुछ नहीं करेंगे। जी। तो बेसिकली मेरा इंक्लिनेशन बॉम्बे में प्रोडक्शन पे था। जी। प्रोडक्शन से मेरा मतलब है फिल्म, टेलीविजन, यही प्रोडक्शन। जी। तो मैंने बहुत सारी पिक्चरों के राइट्स खरीदने शुरू किए, बहुत सारे टेलीविजन ड्रामों के राइट्स खरीदने शुरू किए, यूरोप के लिए। यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, वेस्ट इंडीज के जी। लिए, सूरीनाम के लिए, जहाँ जहाँ भी भारतीय है वहाँ मैं गया, और स्टार्टेड सेलिंग टेलीविजन राइट्स ऑफ इंडियन कंटेंट। जी। वो काम शुरू हुआ, मॉरिशस भी था, तो उसमें हम लगे रहे, फिर कई साल उसमें लगे रहे, और इस बीच में एक नेटवर्क हिंदुस्तान में पैदा हुआ जिसका नाम था रेमिनिसेंट टेलीविजन नेटवर्क। वन फाइन मॉर्निंग मुझे किसी ने फ़ोन किया लंदन में कि भाई एक बंदा है जो इंडिया से आया है, और 7-8 इंडियन चैनल एक साथ शुरू कर रहा है। लस्कारा। हाँ, जी। जी। तो वो समझ के बाहर की बात थी, क्योंकि हम करीब 10 लाख लोग थे। अब 10 लाख की जनसंख्या कितनी बड़ी होती है, जी। और उनके लिए 7-8 चैनल। और उनके लिए 7-8 अलग अलग भाषाओं में जी। चैनल, मतलब हिंदी, पंजाबी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, सब। तो मैंने कहा मुझे मिलना चाहिए इस आदमी से, जी। क्योंकि कंटेंट मैं देख रहा था, और मुझे तो कंटेंट बेचना ही था। जी। मैं जब मिला तो कॉन्सेप्ट पसंद आया, और उसने मुझे बोला कि आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो मैंने कहा भाई जुड़ने में कई इशू हैं, मेरा खुद का सेटअप है और मैं मेरा काम देखता हूँ। बोले साहब आप आया जाया करो, लेकिन आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो वो मेरा टेलीविजन का मैनेजमेंट का पहला एक्सपीरियंस वहाँ पर हुआ। उसके बाद 2004 में फाइनेंशियल इश्यूज खड़े हो गए, क्योंकि जी। 9/11 आया। जब 9/11 आया तो सडनली वेस्टर्न्स को एक मन में हेट पैदा हो गई एशियंस के लिए, जी। कि इन्होंने हमारे 3,500 लोग मार दिए। जी। तो जो हमको रेवेन्यू आता था एडवर्टाइजिंग से, वो सारा लिटरली वाइप ऑफ हो गया। और भी कारण थे, लेकिन मेजर कारण यही था कि वो रेवेन्यू एडवर्टाइजिंग का बंद हो गया, तो वो सातों के सातों चैनल एक बार के लिए बंद हो गया। बंद हो गए। तो फिर 2002 साल हमने फिर स्ट्रगल किया, वही पिक्चरें बेचते थे, थिएटर में चलाते थे, वही काम चल रहा था थोड़ा बहुत। 2006 में फिर एक चैनल लेस्टर में था, जो लेस्टर एक छोटा सा शहर है जी। जहाँ पर करीब आज भी 3-3.5 लाख भारतीय रहते हैं, गुजरात ओरिजिन के हैं, जो मेजोरिटी ऑफ देम युगांडा से आए थे। जी। जब ईदी अमीन ने उनको धक्का मार के निकाला, तो उनमें से वो लोग वहाँ लेस्टर में रहे थे। तो उनके लिए एक टेलीविजन चैनल लोकल, जैसे अपने यहाँ पहले दूरदर्शन होता था, उस तरह का एक लोकल एंटीना वाला टीवी चैनल जी। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अलाउ किया था। तो वो चैनल बिकने आ गया कि भाई हमसे मैनेज नहीं हो रहा। तो वो 2005 में हमने उसका फाइनल डील किया। 2006 से मैं उसको चला रहा हूँ। MATV नाम है। उसका नाम MATV है। उस टाइम वो सिर्फ लोकल था, अब वो एक सेटेलाइट चैनल है। 2006 में वो सेटेलाइट चैनल था, जी। और तब से आज 2023 आ गई। जी। इट्स वर्किंग फाइन। MATV के नाम से आपका ब्रिटेन में है और अमेरिका में स्वागत भी। स्वागत के नाम से। जी।
स्वागत जो है वो 2012 में शुरू किया था, 6 साल बाद। तो किस तरह के चैलेंजेस वहाँ, क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ में होगा, जी, पहली और चीज उसमें हिंदी का एक चैनल चलाना। पहली चीज सबसे बड़ा चैलेंज, जी, आपको मैन पावर नहीं मिलता। आपको आपकी भाषा समझने वाला मैन पावर चाहिए। जी, अच्छा, ब्रिटेन की एक विडंबना है कि वहाँ पर मेजोरिटी आइधर गुजराती स्पीकिंग है या पंजाबी स्पीकिंग है, जी, दो ही कम्युनिटी ज़्यादा है। अच्छा, वो गुजराती और पंजाबी, जब मैं 2005 की या 2000 की या 97 98 की बात करूं, तो वहाँ होता क्या था कि ये सारे के सारे आइधर कीनिया से आए थे या युगांडा से आए थे। जी, इंडिया से शिफ्ट हुआ हुआ इंडियन जी, बहुत कम था, मतलब आप 1 लाख भी नहीं थे। सारे के सारे वही लोग थे जो आए थे, और उनकी एक जनरेशन ऑलरेडी इंडिया से शिफ्ट होकर युगांडा चली गई, तो उस उनमें तरह से का कनेक्ट उनका उनका नहीं कनेक्ट था नहीं, और उनको भाषा के साथ भी नहीं था। वो गुजराती बोल लेंगे लेकिन हिंदी नहीं बोलेंगे, पंजाबी बोल लेंगे लेकिन हिंदी नहीं बोलेंगे। आ भाई क्या, मतलब देयर वाज ओनली कनेक्ट वाज बॉलीवुड मूवीज। रहा। फिल्म में सबको धर्मेंद्र की पसंद थी कि धर्म जी आ गए, सब अमिताभ बच्चन आ गए, उस जमाने में वही ज्यादा थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा अच्छा काम हुआ कि एक फिल्म आई जो लंदन में शूट हुई, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी, यशराज फिल्म्स की फिल्म थी। स्विट्जरलैंड और हाँ, स्विट्जरलैंड लंदन दो ही जगह शूट हुई वो फिल्म, और उस फिल्म ने थोड़ा सा कनेक्ट बनाया हिंदुस्तान के साथ। इंडियंस को लगा यार हमारा भी कुछ है। तब तक हिंदुस्तानी आदमी बहुत छोटे तबके में काम करता था, और जो बड़ा हिंदुस्तानी था, से फॉर एग्जांपल जो बिग बिजनेस हाउसेस थे, वो छोटों को नज़दीक भी नहीं आने देते थे, और उनका लेवल ऑफ लिविंग या स्टाइल ऑफ लिविंग या वर्किंग आम आदमी के साथ बहुत कम था। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन थी, बस वही छोटा मोटा काम देखती थी। बाकी आप ये हिसाब लगाइए कि उस टाइम जब खालिस्तान का काम बढ़ा इंग्लैंड में, और खालिस्तानी जब मोर्चा निकालते थे, तो 1 लाख लोग भी इकट्ठा होता था खालिस्तानी। मतलब वो अपनी ड्यूटी समझते थे कि आज हिंदुस्तान का विरोध करने जाना है। और जिस दिन अटैक हुआ था गोल्डन टेम्पल पे, उस तारीख को तो वहां पर 1 लाख लोग इकट्ठा होकर, उसको गल्लूगारा बोलते हैं वो लोग, और वो इकट्ठा होते थे और हिंदुस्तान के खिलाफ जितना जहर उगलना उगलते थे। भारी गुस्सा था वो। हाँ, बहुत गुस्सा था उसको। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आके उसको एकदम ठंडा कर दिया, इतना उनके लिए किया, मतलब मैं गिना नहीं सकता, इतने सारे काम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किए। 550वां साल गुरु नानक देव जी का मनाया, फिर प्रकाश उत्सव। प्रकाश उत्सव मनाया उन्होंने वो। उसके अलावा जो पटना साहब वाले हैं उनका मनाया। उसके बाद तेग बहादुर जी का भी थोड़े टाइम पहले मना है। जी। और सिखों कल्चरली कनेक्ट करने की कनेक्ट कोशिश। कर लिया, और साथ में जो लिबरल सिख था ना, जी, उसको समझ में आया कि भाई ये कांग्रेस नहीं है, ये तो डिफरेंट आदमी है, ये हमारा आदमी है। उससे क्या हुआ कि आम जो सिख था, जो चाहता था कि इसमें कोई दम नहीं है, वो थोड़ा सा भारत की तरफ मुड़ गया है, और उसने वो लाइन छोड़ दी। अब मुश्किल से कुछ खालिस्तानी बचे हैं, और उनको अपोज करने के लिए हम हैं। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया लंदन में एक फिल्म शूट होती है और वो अ, वो एक कनेक्ट, अलग तरह का हाँ जी कनेक्ट जी बनाती है, लेकिन फिल्मी दुनिया से आप भी जुड़े रहे, फिल्में आपने भी बनाई। जी। उस टाइम काम ही यही था, प्रोडक्शन का ही काम था। हमने सीरियल भी बनाए, फिल्में भी बनाई, काफ़ी काम किया। जी, उस टाइम सबसे बड़ा नेटवर्क जी था, जी, जी के लिए काफ़ी काम किया हम लोगों ने। जी, बॉम्बे में एक प्रोडक्शन सेटअप था पूरा का पूरा। वो आज भी मेरा ऑफिस है बॉम्बे में। क्या रीजनल लैंग्वेज की फिल्में थी या हिंदी फिल्म? नहीं नहीं, हिंदी। रीजनल मैंने एक भी नहीं बनाई। कौन कौन सी खास फिल्में? आप अगर देखना चाहें तो बड़े से छोटे में, अब तो कुछ के तो नाम भी भूल गया, लेकिन जो अच्छे अच्छी पिक्चरें चली, जिनमें सावधान थी, यातना थी, ये कुछ पिक्चरें थी। एक पिक्चर थी हमने बनाई बहुत छोटे से बजट में, 4.5 लाख रुपए में बनाई थी, जी, जैकपॉट 2 करोड़। वो अल्फ्रेड हिचकॉक के नॉवल पे बेस्ड सब्जेक्ट था। जी, हिंदुस्तान में तो उसने कोई करतब नहीं किया। 4.5 लाख रुपए में बनी थी वो फिल्म, जी, और वो फिल्म अब्रॉड में इतनी अच्छी कर गई, जी, यू वोंट बिलीव कि मैंने उस फिल्म में उस टाइम 24 लाख रुपए कमाया बाहर, सिर्फ अब्रॉड में। उसकी
वो उस जमाना था VHS टेप का, जी। तो हम जहाँ जाते थे वो बोलते हैं इसकी तो 25 कॉपी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा अजीब सा प्लॉट था। अब भी मन होता है फिल्म बनाने का, या अब पूरी तरह से बंद? प्रोडक्शन तो चालू है, लेकिन आजकल मैं थोड़ा डॉक्यूमेंट्री साइड में ज़्यादा आ गया हूँ, क्योंकि थोड़ा मन अच्छे काम के प्रति जागरूक ज़्यादा है। एंटरटेनमेंट करने वाले तो बहुत हैं, एंटरटेनमेंट हो भी खूब अच्छा रहा है, हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। पर हाँ, मैं प्रो इंडिया एक्टिविटी में बिलीव करता हूँ कि जो हिंदुस्तान की अच्छाइयाँ वो बाहर की दुनिया को दिखाई जाएं। तो अभी मैंने करीब 11 डॉक्यूमेंट्री शूट किए हैं, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, इस इलाके पे, और वो वर्ल्ड को दिखा रहे हैं। अभी हम एक आधा सब्जेक्ट और चला रहे हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो तो चलता रहेगा। वो मन में वो प्रोडक्शन का आदमी हूँ तो प्रोडक्शन ही जानता हूँ। अच्छा, आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, डायस्पोरा खासतौर पर राजस्थान का जो बना है उसमें जी भी आपका बड़ा रोल है। जी। आप तीज वहाँ पे कर रहे हैं, गणगौर कर रहे हैं, मिर्ची बड़ा उत्सव भी होता ही है। वहाँ पे जो, तो किस तरह से अब आप फ्यूचर देखते हैं राजस्थान का वहाँ पे लंदन में? स्लोली स्लोली IT सेक्टर में राजस्थानी आ रहे हैं वहाँ पे। जी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि राजस्थानी फूड के बड़े कमाल के लोग हैं, फूड इंडस्ट्री में। जी। और अगर राजस्थानी शेफ आप निकाल दो लंदन में से, तो मेरे ख्याल में आधे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे। जी। इसलिए ये दो इंडस्ट्री में हमारे लोग काफ़ी पहुंच गए वहाँ, जी। और अब तो IT के बहुत सारे लोग पहुंच गए, तो अब डायस्पोरा खड़ा हो रहा है। बहुत लोग नहीं है, अभी भी 10-1 हज़ार लोग ही होंगे मेरे ख्याल में, लेकिन एक टीम स्पिरिट रही। आप हरेंद्र जोधा जी को जानते हैं, जी। उन्होंने उसको ठीक से संभाल रखा है, अच्छे से इनिशिएट किया उन्होंने, और अब वो हरेंद्र जोधा जी हैं, आलोक शर्मा जी हैं, आलोक शर्मा जी भी हैं, और भी दो आप तीन भी लोग हैं। हैं, लेकिन ये टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है हमारी। जी। और उसके बाद क्या हुआ कि वो एक माहौल बन गया कि यार राजस्थान के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। जी। पहले तो लोगों को पता ही नहीं था। युगांडा और कीनिया से भी कुछ राजस्थान के लोग पुराने गए हुए हैं, जी, खासतौर पर जोधपुर के जो माली जोधपुर थे। में, हाँ, जो माली समाज के लोग हैं जी। वो गए हैं वहां पर, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि है वहां पर। जी। अब वो सब के सब जुड़ के एक साथ एक टीम की तरह बाहर आ गए। तो हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास राजस्थान के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से, कोई नागौर से, कोई चूरू से, कोई सीकर से, कोई भीलवाड़ा से पहुंच गए लोग, और बड़ा अच्छा काम करते हैं। अभी एक आखिरी सवाल, जी आपका बहुत लंबा वक्त ले लिया। पिछले चुनाव में बोरिस जॉनसन की सरकार को रिपीट करने में जो भी फैक्टर्स थे, उसमें एक फैक्टर आप भी माने जाते हैं कि आपने कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में काम किया, इंडियंस को, इंडियन वोटर्स को उनके साथ जोड़ने की कोशिश की। 47 सीटें थी टोटल जिन पे काम किया, और जी, काफ़ी काम किया। वैसे बेसिकली इसका पूरा श्रेय तो मेरी टीम को ही जाता है। मैं ओवरसीज BJP का काम देखता हूँ वहाँ पर, और हमारी टीम ने एक जो हमारी इमेज नहीं थी वो क्रिएट की वहाँ पर। पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि भाई इंडियंस डजेंट मैटर, तो फिर मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि उसमें क्या है कि ब्रिटेन की राजनीति में दो पार्टियां मेन है, लेबर और कंजर्वेटिव। लेबर का पुराना स्टैंड जो था, जो आम भारतीय सोचता था कि वो प्रो इंडिया है, जी। वहां का भारतीय, जी। लेकिन धारा 370 के बाद उनका सोच नहीं अलग नहीं, आया। उसके पहले ही हमें समझ में आ गया था कि वो थोड़े से पाकिस्तान की तरफ मुड़ रहे हैं। लेकिन धारा 370 खत्म करने के बाद मुख खुल के बाद आ में तो गए। पूरा मुखर हो गए वो, उन्होंने उसका विरोध किया, पार्लियामेंट में विरोध किया, स्टेटमेंट्स दिए। जी। और वो लोग, लेबर पार्टी में आज की तारीख में करीब करीब 12 MP हैं जो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। जी। वो जब चाहे एंटी इंडिया कुछ भी स्लैंडरिंग मेयर करते भी हैं। पाकिस्तान के हैं लंदन मेयर में। पाकिस्तान ओरिजिन का है, जी। और इस वक्त तो स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर भी पाकिस्तान ओरिजिन का है। लेकिन बात सिर्फ उनके होने से नहीं, उन्होंने भारत विरोधी एक्टिविटीज और थोड़ा इस्लामिक एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। जी। जैसे मेयर साहब हैं तो उन्होंने क्या किया, सिटी बसेस पे रमादान के पोस्टर लगने शुरू हो गए। जी। अब ब्रिटेन ट्रेडिशनली एक ईसाई देश है, जी। क्रिश्चियन कंट्री है। मैं वहां पर जय श्री राम लिखता हुआ बहुत अच्छा नहीं लगूंगा, जी। क्योंकि हम तो नंबर में कितने हैं, 20 लाख लोग हैं। जी। पाकिस्तानी भी वहां पर 20 लाख के आसपास ही हैं। जी।
लेकिन नंबर गेम में मुस्लिम कम्युनिटी करीब 40 लाख है, जी, क्योंकि अल्जीरियाई मुस्लिम्स हैं, दूसरे भी मुस्लिम्स हैं, जी, कुछ गोरे मुस्लिम भी है, कुछ कन्वर्टेड मुस्लिम भी है, तो वो कम्युनिटी बड़ी हो गई। अब उन्होंने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए ये गेम शुरू किया कि रमजान इम्पोर्टेंट हो गई, जी, कश्मीर में हिंदुस्तान ये कर रहा है, मतलब फेक न्यूज काइंड ऑफ स्टोरी। तो हमने एक स्टेटमेंट दिया कि डोंट टेक इंडियन कम्युनिटी फॉर राइट, इस बार इंडियन कम्युनिटी लेबर को वोट नहीं देगी। वो स्टेटमेंट चर्चा का विषय हो गया। वहां के हर चैनल ने मुझे बुला के पूछा कि भाई क्या बात है, हाउ डू यू से दैट जी, एंड व्हाई डू यू से दैट। हमने बोला हमारा ये कारण है। हमने हमारा पूरा का पूरा पक्ष रखा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल लेबर हमारे लिए क्या कर रहा है। जी, दूसरा, लेबर गवर्नमेंट जब आई तो उनका लीडर हमारे विरोध में है। जी, वो तो ही नेवर वांटेड टू गिव प्राइम मिनिस्टर मोदी टू विजिट यूके, ही नेवर वांटेड टू अलाउ हिम टू कम टू यूके। जी, अगर हमारे लीडर के आप इतना विरोध में, तो हम तो पूरा ही विरोध में रहेंगे। जी, तो उस वजह से हम कंजर्वेटिव्स के साथ चले गए, और लकीली अब तो प्रधानमंत्री भी कंजर्वेटिव है, और वो भी भारतीय मूल का है और प्रॉपर हिंदू है। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं कि वो हिंदू है और अपने आप को हिंदू मानता है और सबके सामने बोलता है कि आई हैव हिंदू वैल्यूज। जी। तो हम भी हिंदू हैं और हमें भी हिंदू वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए। माहौल, अब इलेक्शन नेक्स्ट ईयर आएगा 2024 एंड में, आपको उम्मीद है कि वापस रिपीट होगी सरकार? रिपीट ही नहीं होगी, बहुत अच्छे से सरकार चलेगी। और इस बार नंबर ऑफ एमपीज ऑफ इंडियन ओरिजिन विल इंक्रीज, ये भी मैं अच्छा, आपको। बोब ब्लैकमैन को और गार्डनर को पद्मश्री दिया गया पहली जी बार, जो ब्रिटिश सांसद हैं, जी, उसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? दोनों भारतीय सपोर्टर्स हैं। आई थिंक वो सरकार का अपना निर्णय था और सरकार ने फैसला दिया कि भाई जो भारतीय निर्णय, भारतीय सपोर्ट में है, भारत के लोगों के लिए बोलते हैं, और उनको रिकग्निशन उनको देना कुछ भी इस तरह की रिकॉग्निशन देनी चाहिए ताकि वर्ल्ड देखे कि हिंदुस्तान अब वो हिंदुस्तान नहीं है चाहिए। कि हमको क्वीन के अवार्ड की या किंग के अवार्ड की जरूरत है। भारत भी लोगों को अवार्ड दे सकता है, और दिया उन्होंने, बहुत अच्छा रहा वो। उनकी अपनी इमेज अच्छी क्रिएटेड है, और दोनों अच्छे एमपी हैं, बहुत ही बैलेंस्ड एमपी हैं दोनों। सर, आपने खूब वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तो सिविल लाइंस में ये बातचीत थी कुलदीप सिंह शेखावत के साथ, जो टेलीविज़न चैनल चलाते हैं ब्रिटेन में और अमेरिका में, और साथ ही ओवरसीज बीजेपी के लिए वहाँ पर काम करते हैं। देखते रहिए थिंक 360।